नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। 30 घंटों की उनकी ये यात्रा है। गुरुवार शाम वे भारत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एयरपोर्ट पर अगवानी के बाद एक डिनर, जो डिप्लोमेसी होती है, एक प्राइवेट डिनर रूसी राष्ट्रपति को दिया गया। और बहुत सारी चर्चाएं उनकी यात्रा को लेकर पहले से हो रही थी, और अब चूंकि यात्रा शुरू हो चुकी है तो बहुत सारे सवाल हैं। ये जो यात्रा है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में ये यात्रा भारत के लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है, क्या कुछ नए द्वार खुलेंगे। वैसे तो रूस और भारत पुराने मित्र हैं, लेकिन जब ये ईरा बदला है, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल से कुछ ज्यादा का वक्त है, तो इस दौर में बहुत कुछ उलट पलट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बहुत कुछ हमने देखा है, और देखने के साथ साथ सबसे खास ये रहा है कि जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसे लेकर बारंबार आलोचनाएं हुई हैं। तो अनेक सवाल हैं, और ये मसला तो यही है कि पुतिन की भारत यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय जो ये मसला है, मुद्दा, इसके साथ देश में भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो हम जो देश की बात करते हैं, देश की बात के लिए हम चलेंगे प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास। और सबसे पहले मैं अभय दुबे जी को जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं मैं उनको। जुड़ गए अभय जी। अभय सर, रूस के राष्ट्रपति का दौरा शुरू हो गया है। अब जिस तरीके का एक है कि क्या हम इससे तलाश, हमें क्या मिल सकता है, क्या संभावना है, कैसे देखें इस दौरे को, इस जो दौर है, जिस स्थिति में दौरा हुआ है, क्या संभावना है आप देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इतिहास में पहली बार, मुझे याद नहीं पड़ता है एक ऐसा कभी पहले कभी हुआ हो, इतिहास में पहली बार भारत और सोवियत संघ के संबंधों में गर्माहट न होकर एक तरह की उदासी और एक तरह का अनमनापन है। आज भी मैं सोवियत संघ को श्रेणी में नहीं रखता कि जो कि भारत विरोधी देश है या भारत के प्रति पूरी तरीके से उदासीन देश है, मैं ये भी नहीं मानता। सोवियत संघ अभी भी भारत का मित्र है और ऐसे कोई संकेत उसकी तरफ से ज्यादा नहीं मिले हैं, कुछ मिले हैं जिनके कहा जा सके तो चिंताजनक बात है। लेकिन ये भी सही बात है कि सोवियत संघ और भारत के बीच में आज संबंध उस तरह के नहीं है जैसे कभी इंदिरा गांधी के जमाने में थे या जैसे नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल के शुरुआती दौर में थे। अभी पिछले दिनों खास तौर से जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, यानी पिछली बार जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अगर मैं ठीक से मेरा तारीखों का जो 3-3.5 बरस के आसपास हो रहा है। हाँ, युद्ध को तारीखों की तीन जो साढ़े चेतना है वो अगर गड़बड़ नहीं है तो उसी वक्त रूस और यूक्रेन से युद्ध शुरू हुआ था। तो वो जो युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद में हम लोग जब टीवी चैनल पर जाते थे बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर, तो हमसे कहा जाता था कि नहीं भाई, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के ऊपर चर्चा होगी। तो इस तरह का माहौल था। तो उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने एक सोचा कि हम इस युद्ध को रुकवाने की भूमिका अदा करें, और इसके लिए इन्होंने स्वयं को बिना किसी से पूछे हुए या विचार विमर्श किए हुए या बिना इस बात का कुछ पता लगाए हुए कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनकी हैसियत है कि नहीं है, इन्होंने काफी मुगालते में थे। और इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने खुद को उसके शांति दूत के रूप में नियुक्त कर दिया और ये जाने लगे। फिर 2024 में इन्होंने बहुमत खो दिया। बहुमत खोने के बाद में इन्होंने जो पहली यात्रा की, आपको याद होगा, पहली यात्रा ये यूक्रेन चले गए और यूक्रेन जाके ये ज़ेलेंस्की के साथ गले मिले, ये किया वो किया। तो इन तमाम बातों से सोवियत संघ को लगा कि ये तो कोई तुक नहीं रही, सॉरी, रूस को लगा कि ये तो कोई तुक नहीं रही भाई, ये तो हमारे दोस्त थे, ये वहां क्यों चले गए। ठीक है, ये रूस के आक्रमण का समर्थन करना न करना अलग बात है, लेकिन जाके यूक्रेन के साथ खड़े हो जाना ये बुरा लगा उनको। और उसके बाद से देखिए, रूस ने सोचा कि भारत को एक हल्का सा झटका दिया जाए। उसके बाद आप देखिए कि पहली बार इतिहास में पाकिस्तान के प्रति रूस का रुख जो है ना, वो नरम होता हुआ दिखाई पड़ा। सबसे पहले पाकिस्तान का एक जो पुराना बंद पड़ा हुआ बहुत बड़ा कारखाना था इस्पात बनाने वाला, उसके लिए रूस ने एक बहुत लंबी चौड़ी इनको वो दी। उसके बाद में अभी तो पाकिस्तान ने रूस के साथ में एक समझौता भी कर लिया है, एक बड़ा समझौता कर लिया है। उस समझौते के बारे में माना जाता है कि
ये शायद आगे जाकर पाकिस्तान और रूस के बीच उस तरह के संबंधों का आगाज कर सकता है जिस तरह के संबंधों का भारत के साथ कभी रूस के साथ आगाज हुआ था। तो ये चीजें जो हैं वो भारत रूस संबंधों को लेकर परिस्थिति को वैसा नहीं रहने देती जैसी कि वो हमेशा से थी और पहले थी। तो राष्ट्रपति पुतिन का उस जमाने में, ऐसे वक्त में भारत दौरा हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के पास उस तरह की बुद्धि है, उस तरह की इच्छा शक्ति है और उस तरह का नीतिगत ढांचा है, उस तरह की विशेषज्ञ राय है इनके पास, है, जो कि भारत रूस संबंधों को उसी पायदान पे ले आए जिस पायदान पे वो एक जमाने में हुआ करते थे। जिस तरह की विदेश नीति ये चला रहे हैं, अभी से नहीं चला रहे, लंबे अरसे से चला रहे हैं, उसमें तो मुझे उम्मीद काफी कम है, क्योंकि हर जगह इनके साथ क्या होता है कि विदेश नीति में अपने चेहरे को चमकाने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं और उसकी वही कि वो खास बात है, उन्होंने किस तरीके से उनका हाथ पकड़ा, किस तरीके से उनके गले मिले, कैसे उनके कान में कुछ कह दिया, कैसे उनके साथ खड़े होकर हंसे, और ये इस प्रकार की अदाबाजी ही चलती रहती है। और उसके अंदर जो एक ठोस पहलू होने चाहिए ना, हाँ, वो ठोस पहलू निकल के नहीं आ पाते। उस चक्कर में क्या है कि सभी देशों के साथ में इनके संबंध जो है वो ऐसे ही इसी तरह के हो गए, हिल गए हैं अपनी जगह से। ये आपने जो कहा कि हमारे टेस्टेड रिश्ते रहे हैं रूस, सोवियत संघ से, रूस से जो है, और उसके अलावा जो हम पिछले कुछ वक्त हम देखें, आपको वो भी याद होगा कि इनका जो अमेरिका केंद्रित होना, और अमेरिका केंद्रित में वो भी एक दौर देखा गया था कि इस बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और इस तरह की चीजें, तो ये जो चीजें हैं ये इग्नोर करने जैसी जो चीजें रही, तो ये भी बहुत कुछ कहानी को कहीं कठिनाई तो पैदा करती रही। मुझे लगता ये है कि संजीव जी कि अमेरिका से जिस जमाने में सोवियत संघ था और अमेरिका के साथ शीत युद्ध में वो गुत्थम गुत्था रहता था, जूझता रहता था, वो दौर जा चुका है, वो दौर है नहीं अब। सोवियत संघ भी नहीं है, अब रूस है। तो और रूस कोई विचारधारात्मक देश नहीं है सोवियत संघ की तरीके से। उसको अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बनाने में रूस को कोई दिक्कत नहीं है, और रूस अमेरिका के साथ कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं कर रहा है। रूस की आर्थिक स्थिति ऐसी है भी नहीं कि अमेरिका के साथ होड़ कर सकें। दरअसल दुनिया में उभरती हुई अगर कोई ताकत है जो कि अमेरिका को विश्व प्रभुत्व के दायरे में कुछ चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे कर आई नहीं है, धीरे धीरे करके आना चाहती है और उसकी क्षमता दिखाई पड़ रही है, वो चीन है। वो चीन है। हाँ, तो अभी ऐसा नहीं है कि अगर मनमोहन सिंह ने जो राष्ट्रपति बुश जूनियर के साथ में एक जो परमाणु संधि की थी अमेरिका के साथ में, एटमी डील की थी, जिसमें मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा देने की धमकी देनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर ही कई लोग और खासतौर से वामपंथी उस सौदे के काफी खिलाफ थे। उसके बाद भी रूस से हमारे संबंध कभी भी अनबने नहीं हुए। तो वो स्थिति नहीं है। सवाल अमेरिका का नहीं है, मैं तो कहता हूं सवाल चीन का भी नहीं है। सवाल इस बात का है कि रूस के जो इमीडिएट इंटरेस्ट हैं, रूस का जो तुरंत फौरी हित है, उस फौरी हित में आप ऐसा कोई रुख ना अख्तियार करें जिससे रूस को लगे कि वो आप उसके खिलाफ हो गए हैं, या आपको उनके फौरी हित की चिंता नहीं है। जब आपको उनके फौरी हित की चिंता नहीं होगी तो वो आपके साथ आफत में क्यों खड़े होंगे? तो क्या हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रूस ने आपका विरोध नहीं किया। रूस ने कोई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन भी नहीं किया, लेकिन रूस ने भारत का खुल के समर्थन भी नहीं किया। रूस ने ये नहीं कहा जो भारत कह रहा था कि भाई पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करवाया, रक्तपात करवाया, नाम धर्म पूछ के गोली मारी, ये पाकिस्तान का इसमें हाथ में है। रूस ने ये नहीं कहा। रूस ने वही रडाया जैसे और देश दे रहे थे कि भाई आतंकवाद बुरी चीज है, खून खराबा बुरी चीज है, इस प्रकार की। लेकिन पाकिस्तान उसके अंदर जिम्मेदार है, पाकिस्तान का हाथ है उसके अंदर, ऐसी बात तो रूस ने नहीं कही। जबकि अगर और कोई वक्त होता तो रूस ये भी कह सकता था कि भारत जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है। तो इस पूरे मामले में भारत यहां पर बिल्कुल अकेला पड़ गया। ये कहना कि आतंकवाद बुरी चीज है, आप लोगों की, निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बुरी चीज है, ये सब तो कहना बहुत आसान होता है। ये तो सब बड़े सुरक्षित किस्म के वक्तव्य हैं, ये विदेश नीति में रोज दिए जाने वाले वक्तव्य हैं। बिल्कुल तो है। अब वो चीन के करीब भी तो पहुंचा हुआ है रूस जो है, अगर उसकी प्रगाढ़ता देखें हम तो वो उनके निकट दिखता है। तो क्या ये कोई ट्रायंगल? आजकल माहौल बदला हुआ है दुनिया में। आजकल ऐसा नहीं है कि अगर आप
अमेरिका से आपके संबंध हैं तो आपके चीन के साथ खराब हो जाएंगे, चीन के साथ संबंध हैं तो अमेरिका आपसे नाराज हो जाएगा। नहीं, सब लोग एक दूसरे से अपने अपने स्तर पर डील करने में लगे हुए हैं। आप ट्रंप को देखिए, ट्रंप चीन के साथ भी डील कर रहे हैं, ट्रंप रूस के साथ भी डील करना चाहते हैं, ट्रंप की भारत के साथ भी डील करने की बातचीत चल रही है, और जापान के साथ भी डील उनकी हो चुकी है। तो ट्रंप अलग अलग देशों से अलग अलग डील कर रहे हैं। लेकिन माहौल यह है कि अगर आप किसी देश से ऐसी डील करेंगे जो स्पष्ट रूप से अमेरिका के खिलाफ होगी, तब दिक्कत आएगी। भारत यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध रखे, इसमें रूस को कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत रूस के साथ अच्छे संबंध रखे, इसमें यूक्रेन को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यूक्रेन के साथ आप इस तरह का तालमेल करें जो रूस को लगे कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे हितों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है, तब आपको दिक्कत होगी। मुश्किल ये है। ये रूटीन यात्रा के तौर पे ही देखा जाए कि कुछ बहुत खास इसको देख सकते हैं, कुछ इसमें से कुछ जो रूटीन हम यात्रा बात तो इसलिए नहीं कह सकते, रूटीन यात्रा क्योंकि उनकी बहुत दिनों से मेरे ख्याल से इनकी कोई यात्रा हुई नहीं थी। रूटीन यात्रा तो नहीं है ये। यात्रा तो निश्चित रूप से इसमें कुछ पहलू हैं जो इसके समझ में आएंगे। तो रूटीन यात्रा तो नहीं है, यात्रा में कुछ ना कुछ खास बात तो है इसमें। और जो तेल से जुड़ा जो मसला है, तेल से जुड़ा मामला जो रहा है, फिर हम जो हमारा निर्भरता रही है, सैन्य जो हमारा हथियारों के मामले में निर्भरता रही, और वो जो कमी थी, हम कहीं यूएस की तरफ हमको जाना पड़ा था, या हम मजबूरियां कई थी, कई प्रकार का सारा कुछ था। तो ऐसे दृश्य में क्या चाहेगा रूस, क्या संभावना है उसमें देख सकते हैं? अगर आप रिकॉर्ड देखें तो भारत की फौजी साज सामान के बारे में रूस की ऊपर निर्भरता पुरानी है, लेकिन तेल खरीदने के मामले में भारत की रूस पर निर्भरता पुरानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा रूस से तेल खरीदता रहा है। तेल खरीदने का सिलसिला कुछ वर्ष से ही शुरू हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं इस वक्त आ रहा है, ज्यादा पुराना नहीं है वो सिलसिला। तो वो एक अलग चीज है बिल्कुल है। और जहां तक हथियारों का सवाल है, फौजी सामान का सवाल है, अगर अमेरिका के साथ में भारत का संबंध कोई होता है ऐसा जिसमें इसके पीछे शर्त ये हो कि आप रूस से लेने की बजाय अमेरिका से ही खरीदें, तो वहां पर समस्या फिर पैदा होगी। अच्छा, रूस भी चाहता है कि भाई भारत एक बाजार है रूस के लिए। रूस का तेल बड़े पैमाने पर भारत ने खरीदना शुरू कर दिया था, काफी खरीद रहा था भारत रूस का तेल। अब अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल घोषित रूप से बंद खरीदना तो नहीं किया है, लेकिन काफी ना के बराबर रह गया है रूस से तेल लेना। तो ये भी एक मसला होगा जिसकी पुतिन के साथ में इन लोगों की बातचीत होगी। एक चीज और भी है अभय सर की राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि वो पुतिन से मिले, और एलओपी को लेकर जो एक परंपरा परिपाटी रही है, वो अटल जी का भी स्मरण करा रहे थे और पुराने दौर का भी, इंदिरा जी के दौर का भी करा रहे थे कि सारा कुछ रहा है। उन्होंने कहीं ये भी कहा है कि कहीं ये जो भयभीत रहते हैं मोदी जी, इसे कैसे देखें, और ये वास्तव में कि एलओपी को ना मिलने देना। उन्होंने साथ में ये भी किया है कि जब विदेश दौरों पे जाते तो वहां भी कई संदेश दिया जाता है सरकार की ओर से कि उनसे ना मिला जाए। इसे कैसे डिकोड कीजिएगा? तथ्यात्मक रूप से राहुल गांधी की बात सही है। सरकार नहीं चाहती कि विदेशी मेहमानों से नेता विपक्ष की बातचीत हो। नेता विपक्ष बाहर जाएं तो उनकी वहां पर उनका आधिकारिक रूप से उनको बुलाया जाए बातचीत करने के लिए। ये मोदी जी नहीं चाहते, ये एनडीए सरकार नहीं चाहती। लेकिन मैं इसका कारण दूसरे तरीके से देखता हूं। अगर राहुल गांधी ना होते, नेता विपक्ष कोई और होता, तो क्या सरकार ये करती? मेरे ख्याल से सरकार तब भी नहीं करती, क्योंकि सरकार एक खास तरह की, मोदी जी एक खास तरह की थीसिस पे चल रहे हैं। उनकी लोकतंत्र की थीसिस ये है कि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र होना चाहिए, इसलिए विपक्ष को कभी कोई अहमियत दे ही नहीं। जब भारत के अंदर वो तमाम सारे राष्ट्रीय मामलों के ऊपर, विवादास्पद मामलों के ऊपर, पेचीदा मामलों के ऊपर विपक्ष के साथ कोई बातचीत नहीं करते, सर्वदलीय बैठकें नहीं बुलाते, तब फिर वो विदेश नीति के सवाल पर उनको क्यों मिलने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे? क्यों ऐसी कोशिश करेंगे कि जब नेता विपक्ष विदेश जाएं तो पहले से भारत सरकार वहां पर कह दे भाई हमारे नेता विपक्ष आ रहे हैं, इनके साथ बातचीत करवाइए। यानी वो तो भारत के राजदूत से कहा, भारत में वहां का जो हाई कमिश्नर या भारत का जो राजदूत होगा उससे कहा जाता है कि भाई नेता विपक्ष की बातचीत वहां पे होनी चाहिए, नेता विपक्ष मिलना चाहते हैं, आप वहां मिलें जाकर। तो जब भारत का दूतावास ही नहीं उनकी मदद करेगा नेता विपक्ष की, तो वो कैसे मिलेंगे वहां पर? बिना दूतावास की मदद के तो नहीं हो सकता ये। तो ये इनकी थीसिस ये है कि भारत को विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इनका पूरा
चाहे वो SIR का सवाल हो, कोई सवाल हो, पूरी कोशिश ये है कि एक ऐसा लोकतंत्र बने इसमें केवल सत्तारूढ़ पक्ष ही हो, उसके इसमें विपक्ष हो ही ना उसके अंदर। अब सर आपने बात की, पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान को उन्होंने समर्थन नहीं किया ना, उनका वो कुछ उसमें रिएक्शन आया, लेकिन अगर हम वो ऑपरेशन सिंदूर के दौर में देखें तो हम ये पाते हैं कि भारत की तुलना में पाकिस्तान कहीं हमसे थोड़ा आगे नजर आया। अगर हम कूटनीतिक मामला हो या जियो पॉलिटिकल जो एक सीन बनता है उसमें, तो वो जो सीन रहे हैं, तो यहाँ इनके बाद कुछ कैसे, इसमें क्या आप एड ऑन या क्या कुछ कैसे देख सकते हैं, कुछ होगा, कुछ दिखता है? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो एक बार की ऐसा लगा था कि इसमें पाकिस्तान को भारतीय सेना पीट देगी। जब भारत ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की मतलब, और इसमें पाकिस्तान ने जो हरकत दी है, खूनी हरकत दी है, इस खूनी हरकत का खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग समझते थे, जैसे जैसे मोदी जी समझते होंगे, उस तरह से हुआ नहीं। पाकिस्तान ने चीन की जो रक्षा प्रणाली थी, वायु रक्षा प्रणाली थी, उसका कुशल इस्तेमाल किया और उसने भारत को कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। भारत के कुछ विमान भी गिरे, मतलब जो है वो क्या गिरे, कितने गिरे, इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो अलग विषय है, लेकिन वो नुकसान हुआ। और वो युद्ध जो है वो लड़ाई जो है वो लंबी खिंच गई। फिर पाकिस्तान ने भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर वो भेजे अपने ड्रोन्स भेजे भारत में जो है, और फिर वो लड़ाई लंबी खिंचती चली गई। इस पूरी प्रक्रिया में भारत पाकिस्तान का हाथ जितना नीचे होना चाहिए था उतना नीचे दिखाई नहीं पड़ा। उस झड़प के आखिरी दौर में ही भारत ने जो है वो अपनी जो फौजी श्रेष्ठता है वो पाकिस्तान के ऊपर स्थापित कर पाई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान भी चाहने लगा कि भाई युद्ध विराम हो जाए, और भारत तो पहले से चाहता था युद्ध विराम हो जाए। वो तो उसने पहले शुरुआती 25 मिनट चलने के बाद ही युद्ध विराम के लिए वहां बात कर दी थी कि भाई युद्ध विराम हम चाहते हैं। अब आगे आगे बात ना बढ़ाई जाए, जो सब रिकॉर्ड पे है, खुद भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं इस बात को। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक दुनिया की बड़ी ताकतों को ये लगा, जिनमें चीन है, जिनमें रूस है, जिनके अंदर अमेरिका है, इनको ये लगा कि भारत की जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को थामने के लिए या उन महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा उसमें उनके सामने अवरोध खड़ा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने फिर पाकिस्तान को भारत के मुकाबले उकसाना और खड़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक दृष्टि से बुरी हालत थी, राजनीतिक दृष्टि से उसकी बुरी हालत है, वो एक तरह का नाकाम देश है, विकलांग सा राष्ट्र है, मतलब जो है, तो उसको इन सब चीजों की जरूरत रहती है। तो पाकिस्तान ने भी इसको भांपा। तो पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार का के जो व्यापारिक हित हैं, उन व्यापारिक हितों को स्पर्श करना शुरू किया, और बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार का पाकिस्तान में व्यापारिक दिलचस्पी पैदा हो गई। तो इन चीजों से फिर क्या हुआ कि फिर वो जनरल मुनीर को वहां दावत दी जाने लगी, फील्ड मार्शल मुनीर को दावत दी जाने लगी, और पाकिस्तान को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया, तारीफें शुरू कर दी पाकिस्तान ने उनकी। तो जो अमेरिका अपने पहले शासनकाल में ट्रंप कहते थे कि ये पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वो उसको अब कहने लगे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों में ये फोर फ्रंट के ऊपर है, आगे है। उसके बाद चीन ने भी ये किया। जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी जी वहां गए मिलने के लिए, वहां से चले आए, उसके बाद में जो एक कमेटी थी उनकी आतंकवाद विरोधी कमेटी, उसका सभापति पाकिस्तान को चीन ने बना दिया। चीन ने भी ये किया, रूस ने भी पाकिस्तान को मदद देनी शुरू कर दी। तो इन सब बातों से क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो नजारा बना, उसमें पाकिस्तान को लाभ होना शुरू हो गया। और ये एक इस तरह का लाभ था जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। वो लाभ उसको प्राप्त होना शुरू हो गया, और आज पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से पहले वाली जो हालत है उसके मुकाबले में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। सच में। लेकिन हमें जैसे पूछे कि कूटनीतिक जो हम मोर्चा है, तो पुतिन की यात्रा क्या कुछ रास्ता बनाएगी हमारे लिए, उलझने बढ़ाएगी इसको? अगर थोड़ा सा और इस पर निर्भर करता है कि मोदी जी क्या बातचीत करते हैं पुतिन से, मोदी जी उससे क्या निकालना चाहते हैं। भाई मोदी जी अगर पुतिन कहेंगे भाई आपने हमारा तेल क्यों खरीदना बंद कर दिया, तो मोदी जी उनसे क्या बात करेंगे? मोदी जी कैसे बात को रखेंगे? मोदी को कोई आश्वासन देना पड़ेगा। ज्यादा ये कहेंगे ये भी थोड़ा रुक जाइए, मामला बहुत गर्म है, हम 6 महीने बाद फिर शुरू कर देंगे, इतनी जल्दी क्या है? तो वो अच्छा, दूसरे मोदी जी को ये भी पता है कि अगर उन्होंने पुतिन को कोई इस तरह का आश्वासन दिया तो वो फौरन पता लग जाएगा ट्रंप को
बात छुपी हुई थोड़ा रहेगी। फौरन ट्रंप को पता लग जाएगा कि इन्होंने पुतिन के साथ क्या बातचीत की, और ट्रंप को लगेगा देखो ये फिर ये तेल खरीदने लगे। उसके बाद ट्रंप फिर से उन्होंने वो तो वही लगा रखे हैं, इतने 25% दंडात्मक टैरिफ लगा रखे हैं भारत के ऊपर। तो मोदी जी के लिए काफी मुश्किल तलब बात है कि वो ट्रंप से, वो पुतिन से क्या बातचीत करें, खासतौर से तेल के मसले पे। दूसरे, ट्रंप ये भी चाहते हैं कि रूस से हम जो फौजी साथ सामान खरीदते हैं वो आप लेना हम कम करें, उसके बदले अमेरिका का सामान लें। अमेरिका का जो एक बहुत महंगा हवाई जहाज है, इतना महंगा है इसकी कोई सीमा नहीं है, उसके मुकाबले रूसी हवाई जहाज वगैरह सब सस्ते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भारत खरीदे। तो ये मोदी जी इस वक्त सांसत में फंसे हुए हैं। वो रूस, अमेरिका और चीन के बीच में तीन जो बड़ी ताकतें हैं, इनके बीच में वो सांसत में फंसे हुए हैं मोदी जी। सर मैं देश लौटता हूं सर। एक यहाँ डेवलपमेंट था कि जो नवनीत कुमार सहगल हैं, प्रसार भारती के चेयरमैन, उन्होंने बीती जो शाम को, बीती दोपहर बाद जो उनके इस्तीफे की सूचना प्राप्त हुई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैसे देख सकते हैं सर ये जो है और जो चल रहा है देश में, अब क्या इसको, क्या इसके मायने निकाले जाए सर, प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा देना? मुझे यही लगता है कि उन्होंने, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे जिस प्रकार की सेवाओं की अपेक्षा करती थी उस तरह की सेवाएं नहीं कर पाए होंगे। भाई जो दूरदर्शन है वो हमेशा से ही सरकार का भोंपू रहता है। कांग्रेस के जमाने में भी सरकार का भोंपू रहता था, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी सरकार का भोंपू है दूरदर्शन। अब सवाल इस बात का है कि जो सेवक है उस सेवक से मालिक की कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अगर वो तो सेवा करने के लिए तत्पर है, लेकिन मालिक तो कुछ और चाहता था, वो किस तरीके से, तो ये अब धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि भाई उनसे क्या अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षाएं वो किस हद तक पूरी कर पाए नहीं कर पाए। तो उनसे कहा गया होगा, तो संदेश दिया गया होगा कि आप छोड़ दीजिए। मेरा तो मानना यह है कि ऐसे थोड़ा होता है, उनको मैसेज गया होगा कि आप बस, आपका काम पूरा हो गया, अब आप छोड़ दीजिए, अब कुछ कोई और आएगा। और एक डेवलपमेंट और हुआ है सर, जो प्रधानमंत्री जी के जो बेहद करीबी ओएसडी, आप जो हिरन जोशी जी हैं, जिनके सब पर जो हेडलाइन मैनेजमेंट और तमाम चीजें होती थी, उनके बिना इशारे मीडिया का, गोदी और मोदी मीडिया का चलना मुश्किल था, उन्हें भी हटाने का एक सूचना रही है। तो उनका हटाया जाना, और उसके साथ साथ ये भी निकला है कि कई सारे वो जो सवालों के घेरे में हैं, कुछ जो ये भी निकला हुआ है कि कहीं जो है बैटिंग ऐप चलाते थे, कहीं उनके विदेशी पार्टनर्स का कुछ कारोबार, और कुछ बड़ा एक गोलमाल सी स्थिति, और ये हटना, ये होना, ये भी क्या कुछ, क्या, और ये इस सब तरह जो के तमाम लोग जो निजी सहायक वगैरह होते हैं, इनके साथ एक पुरानी समस्या है कि मैं केवल जोशी जी के बारे में ही नहीं कह रहा हूं, मतलब आमतौर पर पुरानी समस्या क्या होती है कि ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे होते हैं और ये बहुत सारे निर्णयों में इनकी भागीदारी होती है और ये धीरे धीरे करके बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और ये कई इस तरह के तार खींचते हैं जिस तरह के तार शायद अपने नियुक्त के शुरुआती दौर में नहीं कर पाते थे। फिर इनके निजी हित भी बहुत सारे विकसित हो जाते हैं और वो निजी हित काफी महंगे और कीमती किस्म के निजी हित होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी रकमें सब दांव पे लगी होती हैं। तो ऐसे में पता नहीं इन लोगों से ही फिर कभी कोई गलती होती है, या तो ये होता है कि भाई इनको और किसी और महत्वपूर्ण जगह पे ले जाना हो, कोई और पदोन्नति करना हो, इसलिए इनको हटाने की बात होती है। एक तो ये है, अगर ये नहीं है, अगर इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तब तो फिर यही है कि इनकी कोई चीज ऐसी है जो पकड़ में आ जाती है, मालिक को लगता है अरे ये तो मेरे नाम पे खेल कर रहा है। क्योंकि बीजेपी खामोश, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, बीजेपी का चुप्पी साधना भी निजी सहायक होता है उसके तो नेता के साथ में एकदम मालिक और गुलाम जैसे संबंध होते हैं। वो नेता का ट्रबल शूटर होता है, नेता के रहस्यों से भी वाकिफ होता है, वो नेता के खजाने से भी वाकिफ होता है, नेता का माल कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है ये भी पता होता है उसे। नेता के किसी किस्से, मैं इनके जोशी जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आमतौर पर कह रहा हूं, वो पता नहीं नेता के लिए क्या क्या करता है, कुछ ऐसे काम भी करता है जिसकी चर्चा नहीं कर सकते अभी क्योंकि उसके प्रमाण नहीं होते हैं। उसके पास नेता के कई रहस्य होते हैं और उनका फायदा उठाकर वो अपनी स्थिति को मजबूत करता चला जाता है और जब वो अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करता चला जाता है तब फिर धीरे धीरे करके वो ऐसी स्थिति में होता है कि फिर वो बहुत अपनी उस हैसियत का दोहन करने लगता है बड़े पैमाने पर।
और जब मालिक को पता लगता है कि अरे ये तो ये कर खेल करने लगा, तब फिर मालिक उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर मालिक आकलन करता है कि भाई इसको हम हटाने से हमें फायदा है कि नुकसान है, इसको हटाएंगे तो कहाँ कहाँ ये हमको वो कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हो सकता है। तो ये सब कर पूरा सोच समझ के फिर उसके खिलाफ कदम उठाया जाता है। जो शक्तिशाली हो चुका जो निजी सहायक है, तो वो एक तरह से फिर वो गले में अटक जाता है छछूंदर की तरह, ना उसको आप निगल पाते हैं ना आप उगल पाते हैं। मुझे नहीं पता हिरन जोशी के साथ में क्या हुआ है, लेकिन यही इसी में से कुछ कोई एक बात हुई होगी। मैं अंतिम सवाल करूंगा अभय सर। संसद में जो हम देख रहे हैं कि बहुत आक्रामक है विपक्ष, और प्रत्येक मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमने सरकार को बैकफुट पे लौटते भी देखा। वो हो गया, आदेश जारी हो गया, तो सिंधिया वाला जो था, वो जो ऐप वाला वो हो गया, उसका आदेश ऑर्डर निकल गया, एक वो हुआ। फिर चर्चा करा, ऑर्डर बदलना चाहिए, अपना बदलना चाहिए। हाँ सर, आपने कहा था, तो वो ऑर्डर हो गया। दूसरा वो चर्चा है, और तीसरा आज हमने ये देखा कि बहुत लंबे वक्त हमने सोनिया गांधी जी की चुप्पी या खामोशी पर नहीं रिएक्ट कर दी थी, आज उन्होंने रिएक्ट किया है सर। जो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया, आज बड़ी आक्रामक थी। उन्होंने बहुत मीडिया से बात भी की और बड़े आक्रामकता के साथ कहा कि नहीं, बच्चों की जाने जा रही हैं, बुजुर्ग परेशान है, मैं खुद परेशान हूं। और सरकार का जो रवैया आप याद करिए ना, कि जब थी उस समय आप पार्टी की सरकार, और क्या क्या दावे होते थे, बातें होती थी, आज क्या हालात है, और उस पर उनका टूटना, और बड़ा उन्होंने सरकार को बहुत जमकर आड़े हाथों लिए, ये एक दृश्य था। तो ये इसी तरह की बात किरण बेदी भी कर चुकी है, इसी तरह की बात किरण बेदी भी कर चुकी है। किरण बेदी तो भाजपा ही है। वो जब किरण बेदी तो जब जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त भाजपा के पाले में चली गई थी किरण बेदी। तो किरण बेदी तो भाजपा ही है, वो भी इसी तरह की बात कह रही है। सोनिया गांधी भी इसी तरह की बात कह रही है। पूरा का पूरा मीडिया प्रदूषण के मामले में पूरी तरीके से चुप है। आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो मीडिया वालों ने क्या क्या करुण क्रंदन, क्या क्या हंगामा किया होता, किस किस तरीके से हमले किए होते, और तमाम टीवी पे एंकर वगैरह क्या बोल रहे होते। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो अपने बैठे हुए हैं अपने बंगले में, राजभवन में बैठे हुए हैं। अब उनको कोई प्रदूषण वगैरह नहीं लग रहा है। उन्होंने अपने आसपास सब वो लगवा रखे होंगे, एयर प्यूरिफायर, उनकी हवा खा रहे होंगे, शुद्ध हवा खा रहे होंगे। मोदी जी ने भी अपने चारों तरफ एयर प्यूरिफायर। ये जो मोदी जी ने संसद के सामने खड़े होकर ये जो व्यंग किया था, लीजिए मौसम का मजा लीजिए, ये उसकी प्रतिक्रिया है। किरण बेदी का बोलना और सोनिया गांधी का बोलना, और ये मसला मोदी जी ने अगर वो वाक्य ना कहा होता तो शायद तब भी प्रतिक्रिया होती, क्योंकि इतना लंबा पहले क्या होता था, पराली जब जलना खत्म हो जाती थी तो प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता था, क्योंकि हवा उस वक्त हवा चलने लगती थी। हवा चलने से थोड़ा सा महावट हो जाती थी, पानी थोड़ा सा बरस जाता था, है तो उससे दिल्ली में और एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, प्रदूषण कम हो जाता था। इस बार मौसम ने मदद की नहीं कुछ भी। पराली तो जली नहीं रही है, जलना बंद हो चुकी है, और प्रदूषण वैसा का वैसे ही जमा हुआ है अपनी जगह पे। हवा चलती नहीं है। मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देखता हूं, इतनी हरियाली है वहां पर, पत्ता नहीं डोलता है बिल्कुल। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर प्रदूषण नापने के यंत्र लगे हुए हैं, उनके आसपास छिड़काव कराते रहते हैं इस चक्कर में, ताकि वो उसमें कम प्रदूषण आए। ये इस प्रकार की बचकाने किस्म की वहां पर हरकतें कर रहे हैं, जिन हरकतों का पकड़ा जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये दूसरी इस तरह की हरकत है। पहले उन्होंने एक नकली यमुना बनाई थी छठ के वक्त में, जिसमें मोदी जी स्नान करने वाले थे, वो भी इनका फ्लॉप हो गया, और ये जो कर रहे हैं ये भी इनका फ्लॉप है। आप सोचिए बीजेपी क्या क्या प्रपंच रचती है। आपको ऐसी प्रपंची सरकार नहीं मिलेगी कहीं। वो कहते हैं कि ड्रामा ना करें, डिलीवर्ड करें। और इसमें तो सीजीआई साहब ने कहा था कि घूमना मुश्किल है। सीजीआई जो नए सीजीआई, उन्होंने कहा था कि नहीं घूम सकते बाहर, उनकी वो टहलने निकले तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने कहा था तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन अब वो भी सरकार समर्थक हैं, तो वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। सीजीआई साहब का दिमाग भी तो कैप्चर्ड है ना। सर नहीं यार, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अभय सर। हम चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, राष्ट्रीय, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, शुक्रिया। सुन रहे थे आप अभय सर। अभय सर ने, चाहे वो पुतिन की यात्रा हो या फिर और जो देश से जुड़े मसले हैं, प्रसार भारती के चेयरमैन का इस्तीफा रहा हो, या जो सबसे खास मोदी जी के मीडिया और साथ में ओएसडी जोशी, या और जो खुली हवा में सांस, या जिस तरीके का परिदृश्य दिल्ली में, सबको डिकोड किया है। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा सारे मसलों पर, मुद्दों पर। अभय सर ने जो सारा आपके समक्ष रखा है, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल की, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।